इतिहास के पन्नों के साथ साथ हमें भविष्य की भी बात करनी पड़ेगी, और भविष्य के साथ अगर भविष्य को बनाना है तो उसके लिए सही करियर चुनना बेहद ज़रूरी है। और बच्चों के सामने एक समस्या होती है कि अब 12वीं के बाद करें तो करें क्या, और ये तैयारी कब शुरू होनी चाहिए। पिछले सप्ताह हमने अपने विशेषज्ञ के साथ इस पर चर्चा की थी, लेकिन कई बातें जो हैं वो अभी बाकी हैं, और साथ ही साथ आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे, तो वो नंबर भी आप नोट करें जिस पर आप फ़ोन करके हमारे जो विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप प्रश्न पूछ पाएंगे। वो नंबर है दिल्ली का एसटीडी कोड सबसे पहले 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532। और अब परिचय उन मेहमानों का। हमारे दाईं तरफ आलोक बंसल जी, करियर काउंसलर, बहुत स्वागत आलोक जी आपका। और मेरी बाईं तरफ हैं कनिष्क चौधरी जी, जो करियर काउंसलर हैं और ख़ास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जो करियर हो सकता है उस पर हमें जानकारी देंगे। आलोक जी, बात को वहीं से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि क्या जिसके पास जो डिसिप्लिन है, क्या उसी में अपना करियर ढूंढे, करियर ऑप्शन ढूंढने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, आज हमारे पूरे दुनिया में 10,000 से ऊपर एस्टैब्लिश्ड करियर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। और वर्ल्ड एक इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज देखिए, हम एआई की बात करते हैं, एआई साइकोलॉजी में भी है, बिजनेस में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, सब जगह है। इसी तरीके से आज ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो हम मीडिया के क्षेत्र में देखें, हम इंटरनेट की बात करें तो सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो हर जगह पे हर तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप उसी में करियर चूज़ करें। पहली बात तो उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी फिटमेंट किस क्षेत्र में है, किस कार्य करने में है। उसके बेसिस पे आप यदि करियर चूज़ करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो जैसा माना जाता है कि बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आज बच्चे को बता पाता है कि भाई आपका इंटरेस्ट ये है। मान लीजिए आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं, और आपका इंटरेस्ट और आपकी पर्सनालिटी कुछ और कहती है, तो उन सब का समावेश देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करियर आपके लिए उचित है। तो यहीं पर एक छोटा सा सवाल पूछ लें, ये टेस्ट जो है हर स्कूल में हो जाता है या पेरेंट्स कहीं और जाकर इसको कराएं? देखिए, बहुत उत्तम सवाल है सर। बहुत कन्फ्यूजन है। हर स्कूल आज की डेट में अपने बच्चों को एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करा रहा है। यदि स्कूल में नहीं अवेलेबल तो भी पेरेंट्स गूगल पे जाके, नेट पे जाके फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट देख सकते हैं। एआई इनेबल साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आज अवेलेबल हो गए, जिससे पूरी जानकारी मिल पाती है और वो रिकमेंड कर पाता है कि आपको क्या करियर चूज करना चाहिए। जी कनिष्क जी, ये जो बात है कि पहले तो जब इतनी ऑप्शंस हैं तो ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि उसमें से क्या चुनें। तो क्या ये एक तरह से अच्छी बात तो है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी तो है? बिल्कुल सही कहा संजीव जी। ऑप्शंस होना बहुत अच्छा है, बट एक कम उम्र में आपको इतने ऑप्शंस मिले तो आप कन्फ्यूजन ज़ाहिर है आपको होगा। तो यहाँ पे टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है कि वो एक गाइडेंस दें कि आप इतने ऑप्शंस में से कैसे चुनें। जी। अब चुनाव एक ऐसी चीज़ है, ये इस तरीके से कि आपको जो पसंद है आप वो करें। ये किसी बच्चे को आप बोलें जिसने स्विमिंग नहीं जानी तो आप अपना बेस्ट स्ट्रोक डिसाइड करें और उसको करें, वो बच्चा भी स्विमिंग पूल में गया ही नहीं है। तो एक्सपेक्टिंग बच्चों से कि एक डिसीजन लेना जिसके बारे में उसको बहुत कम पता है, ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो बहुत क्लियर हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। जो क्लियर नहीं है उनके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, आप एलिमिनेशन से शुरू करें। जब आप नेगेटिव क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ओके, वो एक बहुत आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स इस चीज़ में अपने बच्चे के साथ बैठें या टीचर्स बैठें, या जैसे बंसल जी ने बताया कि आप वो साइकोमेट्रिक टेस्ट या अदर बच्चे की जो मानसिकता है, जो उसका रुचि है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। तो वहाँ आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को धीरे धीरे अपना कम करते जाएं, जिससे कि आप उस गोल तक पहुँचें, उसको विजुलाइज कर सकें, और फिर वहाँ से बैकवर्ड्स आप चलें कि अब मेरा करियर कोर्स क्या होना चाहिए, मेरे चेक पॉइंट्स क्या होने चाहिए। जी। इस समय हम दिसंबर के महीने में हैं और अब तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने प्री बोर्ड्स और असेसमेंट वगैरह सब चल रही है। कहना तो आसान होता है बच्चों के लिए बिल्कुल प्रेशर मत लो, लेकिन हमने देखा है कि वो प्रेशर तो
कहते हैं कि जिस घर में किसी बच्चे का बोर्ड एग्जाम होता है सिर्फ बच्चा ही एग्जाम नहीं देता, उसके पेरेंट्स भी देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस समय ये बिल्कुल सही वक्त है या ये काम थोड़ा सा और पहले करना चाहिए था, या अभी भी देर नहीं हुई है कि वो करियर के लिए बिल्कुल सही चुनाव कर ले? देखिए, बिल्कुल सही समय है। अच्छा, आज आप देखिए, बच्चों से बात करते हैं, 12th में प्री बोर्ड दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने गलती से कॉमर्स ले लिया, अब मैं आगे परस्यू नहीं करूंगा। कोई कहता है मैंने साइंस कर लिया और अब मैं आगे परस्यू नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी 12th के नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो भी ऑप्शंस आपको डिसाइड करनी है अपने करियर के बारे में, उसके लिए बिल्कुल सही समय है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लॉ में मुझे जाना है तो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम आपका दिसंबर में है। अच्छा, ये दिसंबर में है। यदि हमें डेटा साइंस करना है तो IIM बैंगलोर का एग्जाम 13 दिसंबर को है। डिजाइन की तो बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो अभी निकल रही हैं, फॉर्म्स निकल रहे हैं, चाहे आप वो IIT की बात करें, चाहे आप वो नीट की बात करें, चाहे आप कॉमर्स के रिलेटेड BBA की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जितने फॉर्म्स हैं वो निकल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो मार्च अप्रैल तक इंतजार भी करें, नहीं, देर हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। और यही गलती है कि मैं 12th का एग्जाम दे दूं और उसके बाद डिसाइड करूं। और इसमें मेरा सजेशन पेरेंट्स के लिए बहुत क्लियरली ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे से बोलते हैं कि आप प्री बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, तब तक बहुत देरी हो जाती है। अच्छा, तो आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम। अभी डिसाइड करने की ज़रूरत है। अभी आप अपने टीचर से मिले, करियर काउंसलर से मिले, अपना एक प्लान A प्लान B करके डिसाइड कर लें और उसके बेसिस पर डिसाइड करें कि मुझे अब आगे क्या क्या करना है। अच्छा, खनिक जी, यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट बात भी आ गई, जो आप लोगों ने शुरू में जो बात कही थी, तो फॉर्म्स भी निकल रहे हैं, तो क्या अब बच्चों को और ख़ासतौर पे पेरेंट्स को अब इस बारे में भी सोचना चाहिए कि मान लीजिए जैसे आलोक जी कह रहे थे कि किसी बच्चे ने तय किया कि भाई मैंने कॉमर्स तो ले ली लेकिन मुझे ये परस्यू नहीं करना है, तो क्या वो ये करे कि ज़्यादा जगहों पर वो अप्लाई करे और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आए तो उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो तय करे कि अब मैं कहाँ जाऊँ? देखिए, बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई करने से तो मुझे नहीं लगता बहुत मदद करेगी। पर आप एक लर्निंग एप्टीट्यूड अगर रखें तो आपको ये समझ आएगा कि प्लेथोरा ऑफ स्किल सेट्स का आजकल ज़माना है। अब ये नहीं है कि अगर मैं एक डिग्री करूं और उससे एक नौकरी पा जाऊं और उसी से मेरा जीवन चलेगा। हम लोग एक इवॉल्विंग वर्क स्पेस देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेनी होगी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। नॉलेज या जो हमारी ह्यूमन स्टडीज़ हैं जी, इनकी शुरुआत हुई फ़िलासफ़ी से। एक तरीके से शुरू में मल्टी डिसिप्लिनरी था, एक फ़िलासफ़र एक साइंटिस्ट भी होता था, और एक तरीके से आप देखिए ये चीज़ अब वापस आ रही है। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी होगी, जैसा कि बंसल जी ने कहा, AI के साथ आपको मेडिसिन करना होगा, डेटा के साथ आपको आर्ट्स करनी होगी, और ये तभी संभव है अगर आप अपने आप को मल्टीपल अरीनाज में एक्सपोज करेंगे जी। अगर आप एक टनल व्यू लेके चलेंगे कि ये एक सेट कोर्स है जो मुझे बताया गया है और यही मैं करूँगा, तो हो सकता है आप ब्लाइंड साइडेड हो जाएं। ठीक, क्योंकि जितनी तेज़ी से वर्क स्पेस और करियर स्पेक्ट्रम इवॉल्व हो रहा है, आई थिंक बच्चे ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानेंगे कि मेरा जो एक्सपोजर है उससे मैं शायद अलग अलग स्किल सेट सीख पाऊँ। आज हम भी अगर काम करते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अदर फील्ड्स के बारे में मुझे पता हो, जिससे मैं उन चीज़ों को अपने फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर सकूं, और ये तभी होगा जब मैं नई चीज़ों की तरफ एक सीखने का रुझान रखूँगा। जी। आलोक जी, अब हमें ये भी बताइए, जो बच्चे अगर जिस भी डिसिप्लिन को परस्यू कर रहे हैं तो एक एक करके समझते चलते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ को कोई परस्यू कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसे क्या क्या करना चाहिए, और फॉर्म्स की आपने बात कही, तो कौन से फॉर्म उसे ज़रूर भरने हैं अभी? देखिए, ह्यूमैनिटीज़ के बाद समझे कि क्या क्या करियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जी। ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा लॉ कर सकता है, सोशियोलॉजी कर सकता है, साइकोलॉजी कर सकता है, लीगल अफेयर्स परस्यू कर सकता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है, फूड कर सकता है विच इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकता है, मास कम्युनिकेशन कर सकता है। हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है। इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मैं 2 साल वो कोर्स पढ़ चुका हूँ, मैं 12th के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो यदि मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद आया, नहीं पसंद आया, उसके बेसिस पे मैं अपना करियर डिसाइड कर सकता हूँ, और फिर उसके हिसाब से जो जो फॉर्म्स अवेलेबल है मैं भर सकता हूँ। सबसे बड़ी, देखिए, सबसे बड़ा हमारे कंट्री में आज एग्ज़ाम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के लिए CUET है। जितनी भी हमारी नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनमें CUET एप्लीकेबल है। काफ़ी कॉलेजेस CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट संस्थान भी हैं जो कि आपको अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। देखिए, बहुत सारी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश हुई हैं। मैं नाम लूँ तो शिवनाथन यूनिवर्सिटी है, क्रिया है, अशोका है, फ्लेम है, उनके फॉर्म सबके निकल चुके हैं। तो बच्चा पहले डिसाइड करे कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, और उसके लिए फिर सर्च करे कि मुझे कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और कब अवेलेबल है। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है कईयों का, तो अभी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड अवेलेबल है, वो फॉर्म भरें। जी, आपने शुरू में एक बात कही थी कि यहाँ पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत रोल आता है, तो फॉर्म भरने में, और ख़ास तौर पे ये जो बात है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे ख्याल से ये तो अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स को कि भाई ये फॉर्म निकल रहे हैं, स्कूल की तरफ से भी होती है। आई थिंक अब इंटरनेट के ज़माने में और इतना यूट्यूब में आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप थोड़े से जागरूक हैं ये इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। बट जैसा कि साहब ने कहा कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि किस फॉर्म की क्या डेट है और मुझे कब इस एग्ज़ाम में अपेयर होना है, और मेरी स्कूल स्टडीज़ भी सफ़र ना हो। कहीं आप बाहर के एग्ज़ाम्स और उन फॉर्म्स में इतना व्यस्त हो गए कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है आप उस पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस जो पेरेंट्स और टीचर्स शायद इस्टेब्लिश कर पाएँ। और इसी चीज़ पे मैं जैसे बहुत ऑप्शंस पे बोल रहा था कि बच्चों को डिसाइड करना है, ये मैसेज मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा करियर डिसाइड करें, बट ये अंत नहीं है। इस चीज़ को आप जहन में डालें कि ये एक शुरुआत है। अगर आप एक रास्ते पे जाते हैं, आपके पास हमेशा ऑप्शन है उस रास्ते को बदलने का, उसमें नए रास्ते खोजने का। तो ये एक मैंने देखा है बच्चों में बहुत हैवीनेस सेट इन हो जाती है कि मैंने अगर इस महीने में डिसाइड नहीं किया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे कि लाइफ में जब आप चलते हैं अन्य दरवाजे आपके सामने खुलते हैं। तो ये एक लाइट हार्टेड डिसीजन लिया जाए पेरेंट्स और बच्चों द्वारा, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है लोगों को। जी, तो दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए कि ये कोई ऐसी रेल नहीं है जो छूट गई तो उसके बाद अगली नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं छात्रों के सामने। आप वो फ़ोन नंबर नोट करें जिस पर आप फ़ोन करके हमारे इन दोनों विशेषज्ञों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या करना है। वो नंबर आपको डायल करना है 011 दिल्ली का STD कोड, और उसके बाद नंबर 23097532। जी, और इसी दौरान हमारे एक दर्शक बिहार से हैं, सौरभ जी, सवाल पूछें। जी जी। ये 2 दशक पहले तक ये मैं बनारस में रहता था, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कोई फाइन आर्ट का कोर्स होता था, डिप्लोमा या जी, वो अब होता है कि नहीं, ये मुझे अगर वहाँ वो नहीं होता तो कहीं और तो होता होगा, किसी और यूनिवर्सिटी वाराणसी में। देखिए, मुझे स्पेसिफिक आपके जो कॉलेज की बात कर रहे हैं वहाँ के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स का कोर्स हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आप मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें, आप BHU की बात करें, और आप किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, सब जगह में बैचलर इन फाइन आर्ट्स का कोर्स अवेलेबल है। बहुत पॉपुलर कोर्स है। पुराने ज़माने में आज नहीं था शायद इतना पॉपुलर, आज ये बहुत पॉपुलर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब अपने बैचलर इन फाइन आर्ट्स कोर्स को काफ़ी प्रमोट करती हैं, क्योंकि उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं। तो मैं ये लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये कोर्स अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, आपके घर के पास भी अवेलेबल होगा और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। जी, आलोक जी, कनिष्क जी एक बात कह रहे थे कि एक बड़ा फाइन बैलेंस जो है वो करने की ज़रूरत है कि करियर भी और जो आप में टैलेंट है उसे भी परस्यू करना है। और अच्छी बात जैसे फाइन आर्ट्स को लेकर आपने कही कि एक अब ये सिर्फ हॉबी या शौक ही नहीं है कि कोई कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए करियर ऑप्शन भी बहुत बहुत सारे हैं। ये जो फाइन बैलेंस है ये 12वीं तक बहुत क्लियर हो चुका होता है, या फिर इसमें वही जो टेस्ट आपने बताया था साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसकी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जो काफ़ी जागरूक पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं या स्कूल हैं, वो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आज की डेट में 9th और 10th में करा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो बच्चा 11th पे अपने सब्जेक्ट्स चूज करे, उसको ये बात की क्लैरिटी हो कि मुझे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने। बहुत सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेरा कहना है सर के कहने के बाद कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि पेरेंट्स का मानना है कि मेरे बच्चे को मेडिसिन करना है, बच्चा शायद मन ही मन चाह रहा है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ कर लूँ।
तो यदि बैठ के इकट्ठे बैठ के ये डिस्कस करें, अपने सारे ऑप्शंस को देख के और उसके हिसाब से करें, आगे बढ़ें, तो हमें उसके बहुत बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जी, खुल के बातचीत, खुल के होना बात जरूरी। करें, आपस में मिलके डिस्कस करें, जी। साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करें, ठीक। स्कूल के टीचर से बात करें, करियर काउंसलर से बात करें। कोई देर नहीं हुई है, अभी समय है, यही समय है। बात करना बेहद जरूरी है और बात करना चाहते हैं हमारी एक दर्शक सविता अग्रवाल जी दिल्ली से। सविता जी, बहुत स्वागत, आप पूछ सकती हैं सवाल जी। मेरी बेटी बीटेक करना चाह रही है इसी में, जी, तो अगर जेई वैसे फोकस है, अगर नहीं भी कर पाए जेई तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा। देखिए, जेई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है हमारी कंट्री में। जिन बच्चों को आईआईटी जेई या इंजीनियरिंग करना है, तो जेई सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है। उसके भी दो पार्ट्स हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस्ड। तो यदि हम आईआईटी में जाना चाहते हैं तो जेई एडवांस्ड में बहुत अच्छा स्कोर आना ज़रूरी है। बाकी जेई मेंस यदि क्लियर किया तो हमारी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, एक रीजनल बेसिस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। मैं बोल रहा हूँ हजारों की संख्या में कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो उन कॉलेजेस में अप्लाई करके हम जेई मेंस के बेसिस पे पा सकते हैं एडमिशन। दूसरा, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पुराने एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या नए इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना अलग से टेस्ट भी लेते हैं। उनके टेस्ट अभी शुरू हो चुके हैं। तो यदि उनका बच्चा 12th में है, जनवरी में आईआईटी जेई मेंस का पेपर दे रही है, तो अभी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके उनका इंडिविजुअल टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। जी आलोक जी, जैसा आपने ह्यूमैनिटीज़ के बारे में तो बता दिया, इसके अलावा कॉमर्स और साइंस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कनिष्क जी, ख़ास तौर पे चूँकि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आर्म्ड फोर्सेस में करियर को लेकर भी है, तो उस पर ज़रा ज़रूर हमारे जो छात्र हैं और जो ख़ास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनको क्या करना है, ये ज़रा बताएं। आर्म्ड फोर्सेस अपने आप में एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत होलिस्टिक करियर है। क्लास 12th के बाद तो आपके पास एक ऑप्शन एनडीए है। अगर आप 12th के बाद जाना चाहते तो एनडीए की आई थिंक साल में 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स यूपीएससी द्वारा कराए जाते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे ही इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न पे आपके नोटिफिकेशन में ही एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके अलावा अगर आप 12th में नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है और आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास उसके बाद भी ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी में जाने का, एयरफोर्स, नेवी तो है ही, साथ में आपके पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जिसमें कि एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड सीआरपीएफ है। ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस आपको मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपोजर देगी, आपको काम करने का मौका देगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप मेडिकल कोर में जा सकते हैं। अगर आप वेटनरी में हैं तो आप वेटनरी कोर में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो आईटी, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें ब्रांचेस हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट्स टाइम पर होते रहते हैं। इसके अलावा जो जनरल ड्यूटी कार्डर है वो भी आपको मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपोजर देगा। आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी एक ऑप्शन मिलता है, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू फर्दर प्रोग्रेस और भी किसी करियर में जाने के लिए। क्योंकि एज अ रिक्रूटर जब मैं देखूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि एक आदमी है जिसने अपना आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है, तो वो उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज देता है, प्योरली वो ट्रेनिंग, वो डिसिप्लिन और वो वर्क एथिक्स की वजह से, और आपको एक नई दुनिया में और देश की सेवा में जुटने का मौका भी देता है। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप उस लाइन को तय कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के अपनी तैयारियां कॉलेज में भी कर सकते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस में एक करियर बनाने का। आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए पढ़ाई के अलावा जो एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है वो फिज़िकल फिटनेस की भी है, तो उस तरफ भी ध्यान देना होगा। फिज़िकल फिटनेस ऑफ कोर्स आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बेसिक लेवल तो आपको चाहिए ही है जी। उससे ज़्यादा चाहिए आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो पर्सनालिटी एक मैं ये बोलूँगा आपको एक अवेयर इंडिविजुअल होना चाहिए। आप में जानने की और सीखने की क्षमता होनी चाहिए, और फिज़िकल फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप एक एबल्ड बॉडी हैं तो आप उससे काम ले सकें। बाकी की ट्रेनिंग वहाँ एकेडमीज़ में होती है। तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं इतना दौड़ूंगा नहीं, इतना भागूंगा नहीं, तो मैं शायद आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा पाऊंगा। हाँ, ये बहुत लोगों के मन में बात आप है। बेसिक फिटनेस अगर रखते हैं, फिर एकेडमीज़ में इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, इंस्ट्रक्टर्स बैठे हैं जो आपको कराएंगे। आपको बस अपना ओरिएंटेशन उस हिसाब से बना के रखना है,
और आई थिंक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि ये जी। एक बहुत अच्छा विकल्प है, बच्चों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी। और इस समय हमारी एक और कॉलर का फोन आ गया है, बिहार से अपर्णा जी हैं। अपर्णा जी, सवाल पूछिए आप। जी। सर, मैं दिल्ली से YWCA से डिप्लोमा की हूँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में 2006 में। जी। अब बिहार आने के बाद मुझे फैशन डिजाइनिंग की ओर ऑफर्स नहीं मिली, तब मैंने यहाँ मास्टर्स किया हुआ है भागलपुर सिंथामाची यूनिवर्सिटी से गांधी एंड थॉट में, और जी। मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैंने PhD किया, बट करियर ऑप्शंस बहुत कम दिख रहे थे। कुछ एक आध कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या है हमारा करियर, क्या करना चाहिए मुझे? तो बिहार में इनको करियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रही हैं। इन्होंने मास्टर्स किया है और obviously डिप्लोमा किया इन्होंने, डिप्लोमा में जी। किया और उन्होंने मास्टर्स भी किया है। जी। तो आई एम श्योर इन्होंने काफ़ी सोच समझ के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जी। कोर्स परस्यू किया है। आज ये कह रहे हैं कि शायद इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वही कहा उन्होंने। आई एम श्योर कि बहुत सारी जगह पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत जब हम जॉब ढूंढने निकलते हैं, अपने रिलेटेड काम ढूंढने निकलते हैं, तो कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम शायद लोगों को अप्रोच नहीं करते, वेट करते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मेरा मानना है कि यदि किसी भी क्षेत्र में इन्होंने जो भी डिप्लोमा किया है, उस रिलेटेड कंपनीज को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए और वहाँ Okay. पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अप्रोच करके बात करनी चाहिए। दूसरा एक और एक एरिया मैं बताना चाहता हूँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, वो आज फैकल्टी ढूंढ रहे हैं जिनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जिनका इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस है, या जिन्होंने उसी क्षेत्र में पढ़ाई की है। तो आप अपने ही इंस्टीट्यूशन से जहां से आपने मास्टर्स किए वहां पे अप्रोच कर सकते जी। हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप मुझे एज अ फ्रीलांसर टीचिंग की अपॉर्चुनिटी दीजिए। धीरे धीरे आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। और आलोक जी, क्या ये कहें तो भी शायद ठीक होगा कि जहां से इन्होंने कोई कोर्स किया है, अपना डिप्लोमा किया है, अगर ये उसी इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें तो वहां और बात करने से बिल्कुल। करियर ऑप्शंस बिल्कुल सामने बिल्कुल, आएंगे। बिकॉज आई एम श्योर जो लोग रिक्रूट करना चाह रहे हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते हाँ, हैं ये भी बात है। कि प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कि भाई हमें इस स्किल सेट के लोग चाहिए। जी। तो आई थिंक अप्रोच करना जरूरी है। जी आलोक जी, जल्दी जल्दी अब दो जो ऑप्शंस और बची हैं डिसिप्लिन की, कॉमर्स और साइंस, तो साइंस की भी जरा सी बात करते चले कि क्या क्या करना है, जल्दी से बात देखिए, करते एक बहुत नॉर्मली प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा मेडिसिन करना चाहता है, जी। तो वो नीट की तैयारी कर रहा है, पक्का कॉन्फिडेंस है कि नीट क्रैक हो जाएगा, मेडिकल में चले जाएंगे। मेरा एक मानना है कि हमारे बच्चों को 0-1 की सिचुएशन नहीं देखनी चाहिए और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, क्या हम एम्स से रेडियोलॉजी कर सकते हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज का अलग एग्जाम है। क्या हम होम्योपैथी कर सकते हैं? क्या हम आयुष मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं? क्या फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? हाँ। क्या फॉरेंसिक साइंसेस कर सकते हैं? क्या प्योर साइंसेस लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं? एग्रीकल्चर साइंसेस कर सकते हैं? बहुत कुछ है। हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम अटके हुए हैं कि हम नीट ही करेंगे और बाद में क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, तो ये एक तकलीफ दे बात है। ठीक है। और अगर इसी के साथ हम कॉमर्स की भी जरा, क्योंकि देखिए, समय कॉमर्स लगभग के समाप्त बच्चे हो गया। के जी। लिए तो अनगिनत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो बच्चा आज बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है, लॉ कर सकता है, होटल मैनेजमेंट कर ठीक। सकता है, मास कम्युनिकेशन कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर सकता है। आई थिंक वो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे लिए। तो इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो हर जगह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपको AI के कोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स का बच्चा सारे कोर्सेज कर सकता है। तो ऑप्शंस बहुत हैं और जो महत्वपूर्ण बात आप दोनों से बातचीत में जो निकल कर आई है वो ये कि इस समय फॉर्म्स निकल चुके हैं, बिल्कुल। लेट ना हो जाएं, बात करें घर में और पेरेंट्स जो हैं वो चेक करें। बहुत संक्षेप में दो लाइन में मैं टिप्पणी चाहूँगा, जो नया स्किल सेट है खास तौर पर AI और ML की अगर बात करें। जी। AI के लिए अक्सर ये कहता है कि आने वाले समय में AI लोगों की नौकरियां ले लेगा। जी। मैं ये कहना चाहूँगा AI नौकरी नहीं लेगा, बट वो इंसान जो इसको AI आता है वो आपकी नौकरी ज़रूर लेगा। तो AI को आप अपने एजुकेशन और प्रोफेशन का एक अहम हिस्सा बनाएं। उसमें छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के, और उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी में। जी। ये सबसे अहम है फ्यूचर रेडी होने के लिए।
कनिष्क चौधरी जी, करियर काउंसलर्स विद स्पेशलाइजेशन इन आर्म्ड फोर्सेस, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आलोक बंसल जी, आप जाने माने करियर काउंसलर हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने जो जानकारी दी है उससे बहुत लाभ होगा। और उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत के दौरान हमें फ़ोन करके हमसे जानने की कोशिश की कि और क्या इसमें किया जा सकता है।